आंखें लाल अब काली रात हो जाएगी, दर्द लिखने बैठूं शायरी हो जाएगी। जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है, इतनी दूर इनकी सोच भी नहीं जाएगी। तो आप इस शोहरत को कैसे मैनेज करते हो? कोई भी बुरी चीज़ होती है ना, वो आपकी लाइफ का एंड नहीं है। जो चीज़ आपको मारती नहीं है ना, वो चीज़ आपको हरा नहीं सकती। जब भी वो चीज़ होती है मुझे बुरा फील होता है। इतना देख लिया है कि हर रात के बाद सुबह ही हो रही है, कभी रात के बाद वापस रात नहीं आई। ये तो इंस्टाग्राम लाइव में भी पूछ ही सकता था तू। व्हाट अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो तेरा टाइट शॉट लगाया उन्होंने, वो डिलीट कर रहा, बोला हट। हमेशा यही कहता हूँ कि आपको किसी का फैन होने के लिए किसी का हेटर होने की जरूरत नहीं। मैंने यही सोचा कि बस भूखा नहीं रहना है, काम करना है। और पैसा नहीं था तब पता चला कि अरे अपने पास पैसा है नहीं ऐसी सिचुएशंस के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार पैसा कमाना ज़रूरी है। सॉल्टी इसलिए नहीं हुए या उस चीज़ ने हमको बुरा इंसान इसलिए नहीं बना दिया क्योंकि ऑप्शन नहीं बुरा बनने का, समझ रहे हो? मैं 2009 ऑनवर्ड्स तो आई फील कि मैं 10 साल तक तो मेरे डैड घर पे है, पैरालाइज है। तो 10 साल तो वो घर पे मेरे साथ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी, हमेशा ही रही, कि कुछ कर ही नहीं पाया दूसरा। मेरे मोहल्ले में 300-400 लोग खड़े हैं, ढोल बज रहे, फ्लावर फेंक रहे, पटाखे फूट रहे, और मैं ये देख के खुश हो गया, शौक भी थोड़ा हुआ कि यार मैं यहीं पे तो, यही गली में तो खेलता था और सब मुझसे परेशान थे। ये भी मुझे जानता था, ये भी मुझे जानता था, बट आज तो ये लोग सिर्फ मेरी तरफ देख रहे। इनकी मतलब आंखें एकदम भरी हुई है, खुश है लोग। हंसी तो किसी की इंसल्ट पे ही आती है, हंसी तो किसी को गिरता हुआ देख के आती है। आप फनी वीडियोस देखते हो, पता है, बॉल लग जाता है, किसी को गिर जाता है, बहुत लाइक फनी वीडियोस, बट उसको तो लगाया बॉल सही में, और जहाँ नहीं लगना चाहिए वहां लगाया बॉल, सर पे। क्योंकि आदमी का दिमाग वहां होता है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रड्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम फैन क्लब। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास है, जिंदगी को अपने तरीके से जिया है, बिंदास है, बहुत ही टैलेंट है, किंग ऑफ डोंगरी भी कहते हैं उन्हें। लेट्स वेलकम मुनावर फरूकी। हेलो टू द क्वीन। हेलो, हाय 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 हाय, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक है। हाँ, क्या आप थोड़ा ऐसे हो जाओ। कोई ये मत बोलना कि आप बहुत दूर से आए हो तो बहुत कुछ डिजर्व करते हो। मैं सिर्फ चेहरा ही दिखा पाऊंगा, नथिंग एल्स। तो ये देखो, ये हाँ। ये इट वाज वर्थ द वेट, डजंट इट? देखो है कि नहीं, बताइए। बहुत बहुत तो कोई तो शुक्रिया, यहाँ से- और सॉरी मैं लेट हुआ हूँ, ट्रैफिक, बाकी कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, सॉरी बोल दो बस। आपकी तरह मेरे में टैलेंट है नहीं कि लाइनें ऐसी ऐसी निकले, पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। आपसे ही चोरी करी, फर्स्ट कॉपी बना के। मेरी शायरी की फर्स्ट कॉपी। ये सब पाने को मैंने क्या क्या खो दिया, इस बात पर मर्द आज फिर से रो दिया। आंसू पोंछने बैठा तो पता चला कि आदतों के चलते फिर से रुमाल खो दिया। वाह वाह, थैंक यू सो मच। इसके बारे में तो बात करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये मैं बता देता हूँ, मैं हैदराबाद लास्ट दिन था और शूट कंप्लीट हुआ, और मेरे वहाँ पे काफ़ी दोस्त रहते, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था उनके यहाँ पे, और वो रोज़ रात में दावत रखते थे मेरे लिए, और वो लोग रोज़ रात में एक्साइटेड होते थे कि मैं सेट से डायरेक्ट उनके पास जाऊँगा, और मैं उनके पास जाता था, हम लोग रात में बैठते थे, डिनर करते थे। तो लास्ट डे जिस दिन था, तो उन लोग ने बोला कि आप 1 महीने से यहाँ पे हो, अब आप यहाँ से जा रहे हो ना, तो सब इमोशनल हो गए। एंड वो मोमेंट ऐसा था कि चलो अभी
किसी को परवाह है मेरे चले जाने की। तो मैं जब रिटर्न में गाड़ी में बैठा था तब ये सारी फीलिंग्स के बीच में ये लाइंस आ गई। लेकिन मर्द को आंसू जब आता है, बहुत हाँ। ऐसे कम मर्द होते हैं जो आंसू को बहने देते हैं, हाँ। क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो ये कहा गया मर्द आंसू नहीं बहते हैं, लड़कियों जैसे मत रहो। हम्म। पर यू ऑलवेज एक्सेप्टेड योर इमोशंस। वो बहुत, मुझे लगता है इमोशन से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी होता है ना मुनावर। हाँ, कभी ऐसा लगा नहीं कि ये चीज़ को रोकना चाहिए, बिकॉज जब तक रोका उस वक्त परेशान रहे, जब तक अंदर रखा तब तक परेशान रहे। जब पता चला कि अच्छा 4 लाइन लिख के मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, जब ये पता चला तो फिर लिखना शुरू कर दिया। और जब आप लिखते हो, कुछ कहते हो, तो लोग समझ जाते हैं आप क्या चाहते हो। कौन सी एज से आपने ऐसे सीरियसली लिखना शुरू किया था? पेंडेमिक 2020 की बात है। पेंडेमिक में मैंने शुरू किया लिखना। तो पेंडेमिक में मैं जब बैठे रहता था और मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटो या कुछ पोस्ट करना होता था, तो वो रहता है ना कि हम लोग कैप्शन डालते हैं, माई लाइफ माई रूल। वो जो सारे वॉलपेपर्स में जो रहते थे पुराने, है ना, लाइफ इज़ दिस एंड ऑल, तो मेरे को वो कुछ नहीं डालना था। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि यार वो सब जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे सब वो लग रहा है कि यार ये तो यूज़ कर लिया अपन ने फेसबुक पे बहुत पहले। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई पिक्चर का भी डायलॉग नहीं डालना था, बिकॉज सब डाल रहे। तो मैंने सोचा यार कुछ तो खुद ऐसा लिखूं जो अपना लाइन डालूं। तो मैंने एक फोटो पे कुछ कैप्शन डाला और लोगों को अच्छा लगा। और वो ये था कि धोखा देते देते थक जाएंगे, अपने ही तो है कहाँ जाएंगे। तो ये जब मैंने लिखा तो जैसे अब आपको पसंद आया वैसा वो कमेंट सेक्शन में ना फोटो छोड़ो कैप्शन की तारीफ हो रही है। तो जब आपको किसी चीज़ पे अप्रिसिएशन मिलता है तो आप उस पर फोकस करना शुरू कर देते हो, कह रहे यार लोगों को ये पसंद आ रहा है, ठीक है तो मैं इसको और लिखता हूँ। तो फिर वो लिखना शुरू किया और ये हो गया ऐसे ही लिखते लिखते। तो पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट कॉपी के ट्रेलर से। देखना तो बनता है। लेट्स प्ले द ट्रेलर। तो ये Amazon MX प्लेयर पर मेरा ये शो है, फर्स्ट कॉपी वो आ चुका है, तो प्लीज़ आप लोग सब ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल ये बनता है, आपको ट्रेलर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैं इसलिए सवाल भी नहीं, कमेंट ये है कि स्वैग तो मुनावर का ही लग रहा है। हाँ हाँ, स्वैग तो मुझे लगता है ये तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा उसके बारे में। मुझे लगता है ये ज़्यादा चलेगा क्योंकि क्योंकि नहीं, जब आप सीरीज देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आरिफ जो है वो मुनव्वर से बहुत अलग है। ऑफ कोर्स नहीं, मैं जिस तरह अभी बात भी कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, आरिफ इस तरह बात नहीं कर रहा, आरिफ सोचता ही नहीं। तो इट्स वेरी डिफरेंट। मुनव्वर आप भी एक समय पे बिना सोचे ही बात करते थे। We miss that person. ये आपको लगता है? नहीं, oh, that is bigger. If you, then maybe नहीं, you don't think now you are more careful? आपको नहीं लगता? Now everyone is careful. Everyone is careful. It's like नहीं, सोशल मीडिया तो हो गए 10 साल। Everyone is careful. टाइम बदलता है, चीज़ें बदलती है, वक्त बदलता है, तो हर चीज़ में बदला है तो इसमें भी बदलता है। जब चीज़ें रिवर्स होने लगती है तो कंसर्न है, पीछे आप जाने लगते हो तो प्रॉब्लम है। आगे बढ़ने में चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। फेयर इनफ। चलिए एक फ़ोटो दिखाते हैं हम सबको। एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम की फ़ोटो है जहाँ पे वो मुनव्वर ने स्वैग से खड़े हुए और नीचे लिखा हुआ है डोंगरी टू लंदन। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग पिक्चर। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि हम ये कर पाएंगे और आपने कर दिखाया। आज डोंगरी से लेके लंदन तक की जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो?
मैंने पहला स्टैंड अप लिखा था ना, तो मैंने उस स्टैंड अप का 1 घंटे का स्टैंड अप लिखा था और मैं उसके छोटे शोज करता था। उसका नाम था डोंगरी टू नोवेयर। आई नो। ठीक है, तो उसका मकसद ये था कि दैट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं डोंगरी पे। और ये कहानी है डोंगरी के बारे में, डोंगरी के लड़के के बारे में। तो वो डोंगरी टू नोवेयर इतना दिमाग में था कि उसके बाद डोंगरी नहीं छूटा, आगे लगता गया, लंदन दुबई सब लगा, लेकिन डोंगरी नहीं छूटता। तो जब भी मैं कुछ अचीव करता हूँ, हर इंसान के गोल होते हैं, हमेशा हम हर हफ्ते शायद अलग गोल के साथ होते हैं। हमें लगता है कि ये मिल जाए, ये लेना है, ये ख़रीदना है, फिर वो आ जाता है, तब हमारी और एक ख्वाहिश बढ़ जाती है, क्या रे एयरपोर्ट्स बिना वायर वाले भी आ गए क्या, है ना। तो ऐसे ख्वाहिशें बढ़ती जाती है। तो मैं जब कोई चीज़ कंप्लीट करता हूँ तो मैं उसको ऐसे नहीं करता कि ओके मैंने ये ले लिया है, अब मुझे ये करना है। मैं वो लेने के बाद पीछे देखता हूँ डोंगरी की तरफ और याद करता हूँ कि मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। अब यहाँ से कहाँ जाऊँगा वो बात की बात है, वो लिखा है ऊपर वाले ने, मैं पहुँचना है पहुँचूंगा, नहीं पहुँचना है नहीं पहुँचूंगा। बट जब भी मैं कहीं पहुँचता हूँ, मैं नहीं ये नहीं कहता कि अब इसके आगे क्या, नहीं, अब मैं वहाँ खड़े रहता हूँ और देखता हूँ पीछे क्या है, और मैं ये जर्नी को मैच करता हूँ, इसलिए मैं कह पाता हूँ डोंगरी टू लंदन। टेक्निकली तो जूनागढ़ टू लंदन होना चाहिए। जूनागढ़ टू लंदन ऑफ कोर्स, मैं जितना मेरे अंदर वो गुजराती है, समझ लो कि अभी आधी ज़िंदगी मैंने वहाँ गुजारी, आधी यहाँ गुजारी, तो वो गुजराती तो है ही। बट डोंगरी इसलिए मैं कहूँगा कि वो 10 साल जो थे, 10-12 साल डोंगरी के, उसने मुझे बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मतलब वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये 2007 अप्रैल का एग्जांपल है, ठीक है। मेरे को मंथ भी याद है, डेट भी मोटा मोटा मैं बता सकता हूँ, शायद 18 थी या 19 थी। मैं वॉक कर रहा था, मैं काम पे जा रहा था, दुकान पे जहाँ पे मैं काम पे लगा हूँ, मेरा सेकेंड डे है, और मैं सुबह उठ के डोंगरी से वॉकिंग है 10 मिनट्स का, मैं जा रहा हूँ फुटपाथ पे, और मुझे पीछे से आवाज़ आई, ये गार्डन में चल रहा है क्या। एक्चुअली इट्स लाइक अ स्लैंग, एक हो चुका है ना कि हम किसी को भी स्लो चलता हुआ देखेंगे तो हम उसको यही बोलेंगे, अब ये गार्डन में चल रहा है क्या। अब उसने इतने ज़ोर से वो चीज़ बोली कि मुझे पता ही नहीं कि वो मुझे बोल रहा है, मुझे लगा किसी ने एक यूनिवर्स में कुछ तो कहा है। तो मेरा पहला तो रिएक्शन भी नहीं गया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम जिसको नहीं जानते उससे भी बातचीत कर सकते हैं। हमें गांव में तो यही लगा कि हम जिसको जानते हैं उससे ही तो बात होती है, बाकी तो उसने एक यूनिवर्स में मैसेज भेजा। तो सेकंड टाइम जब मैंने नहीं सुना तो उसने बोला ये हटना, और उसने सच में मुझे टच ही कर दिया, ये हटना, और मैं हटा एंड मुझे रियलाइज हुआ वो गार्डन वाली मेरे लिए थी। और मैं स्लो चल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ, वो क्या था। मैं दुकान पे आया, मैंने दुकान पे पूछा, इमरान था, बगीरा आज भी याद है मेरे को, उसको बगीरा कहते थे सब। मैंने बोला ऐसा मेरे को किसी ने बोला, तो उसने बोला उसका मतलब था जल्दी चल। तो मैंने बोला तो जल्दी चल भी बोल सकता था, ये कोड वर्ड मेरे को क्या पता भाई। तो उसने मेरे को बताया, उसको क्या पता कि तू कल आया गांव से। मैंने बोला हाँ सही है। तो मुझे समझ में आया कि ओके, बात को सीधा कहने की बजाय घुमा के भी कह सकते हो, ये मुझे डोंगरी ने सिखाया। तो आप जो मुनव्वर को देखते हो उसके अंदर योगदान बहुत डोंगरी का है, तो इसलिए शायद डोंगरी। फेयर इनफ। अब बहुत लोगों को आपकी कहानी पता होगी, स्ट्रगल वाली, है ना, और उसमें इंस्पिरेशन। देखो अभी मैंने आपको 2 चीज बताई, वो किसी को नहीं पता थी। बिल्कुल, मेरे हर इंटरव्यू अलग है। वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। और भी ऐसे एनेक्डोट्स, पर मतलब कहानी पता होगी, लेकिन यू नो आई एम श्योर मे बी पूरी पता भी ना हो, लेकिन इंस्पायरिंग ज़रूर लगती है। कहा जाता है कि जब पैसों की तंगी होती है या प्रॉपर छत नहीं होता है, हमेशा खाना वैसा नहीं मिलता है जैसा चाहिए होता है, वो इंसान बदल जाता है और इवेंचुअली उसका जो रिलेशनशिप होता है ना पैसे के साथ, वो चेंज हो जाता है। क्या मुनावर आपके साथ ये हुआ?
ये तो दोनों साइड है ना, मतलब जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाए, बहुत गाड़ियाँ आ जाए, बहुत खाना है, तब भी इंसान चेंज हो सकता है ना। तो हालात तो मतलब कोई भी इंसान को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह की। तो आपको कैसे आप सर दर्द में अलग इंसान हो, आप बिना सर दर्द के अलग इंसान। आपके पेट में दर्द है, आप अलग इंसान। आपको खुजली है तो आप अलग इंसान। तो ये तो छोटी छोटी चीजों पे इंसान बदल जाता है कि भाई मेरा सर दुख रहा है, मेरे साथ बात मत कर। भाई तू तो मेरे को बुलाया घर पे कि चल चिल करते 1 घंटे पहले, बट 1 घंटे पहले सर दर्द नहीं था। तो छोटी चीज भी इंसान को बदल देती है। तो यस, ऑफ कोर्स आपको चीजें बदलती है। कैसे बदलती है? आप पे, आप भूखे हो, आप भूखे और परेशान हो और गुस्से में हो, और आप कहोगे कि अब मुझे ये भूख मिटानी है, मैं किसको लूट लूं, है ना। दूसरा इंसान सोचेगा यार मेरे को भूख लगी है, मैं क्या काम करके कमा के अपना पेट भर लूं। या तीसरा इंसान सोचेगा भूख लगी है, ठीक है, जब नसीब में रहेगा मिलेगा। अब आप कौन सा इंसान बनना चाहते हो आपके ऊपर। तो कैसे इम्पैक्ट किया आपको? मैंने यही सोचा कि बस भूखा नहीं रहना है, काम करना है। और ये इम्पैक्ट 2009 में हुआ, जब मेडिकली घर में ज़रूरत पड़ी कि दवाई वो 30 रुपए की जो डॉक्टर दे देता 3 टाइम की कलर वाली, जो सारी बीमारियां ठीक कर देती है, अब जो मेजर बीमारी है उसमें वो दवाइयाँ नहीं चलती है। तो जब वो सिचुएशन आई और पैसा नहीं था, तब पता चला कि अरे अपने पास पैसा है नहीं ऐसी सिचुएशंस के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार पैसा कमाना ज़रूरी है। तो जो सेटिस्फाइंग नेचर था उस दिन वो टूट गया। अभी तक बहुत सेटिस्फाइंग नेचर था कि कमा रहे, खा रहे, खुश है, बस जो दिया वो। उस मोमेंट पे वो हिट किया उस वे में कि नहीं, इसकी ज़रूरत है और मेहनत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा यार कि कहाँ से पैसा कमाया जाए। तो वो सिचुएशन आई थिंक 2009 मेडिकल कंडीशन घर पे जब हुई डैड की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसा चाहिए। पर आपने हर तरह का काम किया है, हाँ है ना। फ्रॉम दुकान में जैसा आपने कहा था, हाँ आपने एडवर्टाइजिंग में भी काम किया है। ये Yes. शायद बहुत कम लोगों को यस। पता है। और कौन से ऐसे काम किए थे जो हमको पता नहीं है? मैं जब एडवर्टाइजिंग में काम करता था तब बहुत सारे काम करता था। मतलब एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा हूँ, बट अब साइड में ऐसा लग रहा है कि यार क्या कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट कॉपी पर्स भी बेचे हैं। ओहो, फुल सर्कल। तो ये तो फुल सर्कल हो गया। हाँ, तो पर्स बेचे हैं। मुझे पता चला कि यार ये औरतें पर्स बहुत खरीदती है। मेरा एक दोस्त था फैजान भाई करके, वो मतलब उसके पास पैसा रहे, ठीक है ना, उसके पास बाइक है, बाइक पे घूम रहा है। तो फैजान भाई का काम क्या है? कारखाना है डब्बे का, जो बॉक्स होते हैं, उसके बाप का कारखाना है। तो कारखाने पे भाई देखो तो वो तो ऐसा मशीन पकड़ के खड़े, बॉक्स कट रहे और ये पुट्ठा काट रहा है आदमी। और रात में बाइक लेके आ रहा है मस्त, कपड़े चिकने पहन के और घड़ी वड़ी। तो दिन में ये ऐसी मजदूरी करता है, तो रात में इतना पैसा कहाँ से आ जाता है तेरे पास? तो फैजान मेरे को बताया मेरा साइड बिजनेस है ना, देखिए ऐसे पर्स बेचता हूँ ऑनलाइन। तो मैं बोला कि भाई मेरे को भी देना कुछ, मेरे को भी बेचने। तो बोले ठीक है, तेरे पर्स लेके जा, कॉन्टेक्ट जो तेरे वो रहे, जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो वहाँ पे बेच। तो मैं एक जंबो थैली, ब्लू कलर की जो थैली आती है, हाँ। सब लोग जंबो थैली बोलते हैं, इधर तो जंबो थैली बोलते हैं ना। हाँ। तो जंबो थैली के अंदर उसने 8-10 पर्स मेरे को दे दिए। और फिर मैं जिनको जानता हूँ या किसी को बोलूँ कि तुम्हारे यहाँ किसी को पर्स चाहिए तो बोलना, तो वो बोलते थे कि हाँ ये बिल्डिंग में है, ये घर पे जाके मेरी बीवी को दिखा के आ पर्स। तो मैं जाके पर्स दिखाता था। औरतें, एक मिनट, और तब मुझे पता चला कि औरतें एक्टिंग करती है कि अभी खरीद लेंगी। दे मेक यू फील दैट हाँ उन्होंने ले लिया है, और फिर लेती नहीं थी। हाँ, बार्गिन करते थे, बट वो फर्स्ट कॉपी था ना। तो जब आप बहुत नए लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनसे डील करते हो, उनका नेचर जानते हो, तो आई थिंक वही है घाट घाट का पानी पीना। तो आप जब सेल्समैन होते हो या आप कुछ होते हो, तो आप रोज बर्तन बेच रहे हो, आपकी दुकान पे 50 कस्टमर आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हो, सबका थिंकिंग अलग है, सबको चाहिए कुछ और। तो आई थिंक वो है कि जितना आप लोगों से मिलते हो उतना आप सीखते हो। बहुत प्यारा सा आपने एक डाला था फोटो, मैं कैप्शन Yes. पढ़ना चाहूँगी, थोड़ा खुद ही उन्होंने लिखा है, थोड़ा लंबा है पर पढ़ लेना। तो मैं
अब आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ, है ना। मुझे हमेशा लगता था मेरे शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, कुछ कभी बदले में दिया नहीं। कभी सोचता हूँ वो दिन वापस कभी ना आए, तो कभी लगता है कि वो दिन सही थे। कोई साथ था, पास कुछ नहीं था। आज सब पास है, लोग साथ नहीं है। कब्र पे रोया तो एक बच्चे ने मुझे बहुत हंसाया। जो सामने नहीं देखता था उसने गले लगाया, और मैंने किसी अनजान को मिठाई खिलाया और उनकी आंखों में प्राउडनेस देखी। ज़िंदगी के 14 साल खोने में गुजर गए। फिर आज 15 साल के बाद यहाँ वापस लौटा तो तब पता चला शहर का दिल बहुत बड़ा था और प्यार से भरा था। बस मुझे कमाने में 15 साल लग गए। आज पहली बार इसने कुछ दिया, और वो है प्यार और इज़्ज़त। थैंक यू जूनागढ़, थैंक यू फॉर बिलीविंग। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ, इसका तो जो इमोशन है आपको समझाना बातों में ही मतलब है। आई मीन मैं वहाँ पे जब गया तो मैंने जब कहा कि मैंने किसी अनजान को मिठाई खिलाई, तो ऐसा कि मैं जब वहाँ पे गया इतने सालों में मैं बीच बीच में जाता था, बट आई थिंक ये आफ्टर लॉकअप बिग बॉस से पहले की बात है। तो मैं जब गया तो मेरे मोहल्ले में 300-400 लोग खड़े, ढोल बज रहे, फ्लावर फेंक रहे, पटाखे फूट रहे, और मैं ये देख के खुश हो गया, शौक भी थोड़ा हुआ कि यार मैं यहीं पे तो यही गली में तो खेलता था और सब मुझसे परेशान थे। ये भी मुझे जानता था, ये भी मुझे जानता था, बट आज तो ये लोग सिर्फ मेरी तरफ देख रहे। इनकी मतलब आंखें एकदम भरी हुई है, खुश है ये लोग, और इनके हाथ सामने काँप रहे, सबके हाथ काँप रहे, बट मेरी तरफ है। वो देखा, मैंने फील किया। फिर रोज़ मैं वहाँ पे कोई आ रहा है मिलने के लिए, हम एक मेरा घर है ना, वो घर पे बाहर 50-60 लोग हैं, घर में अंदर 50-60 लोग हैं। गांव में ऐसा नहीं है कि यू कांट कम इनसाइड, नो, एवरीवन नोज एवरीवन, कोई किसी को रोकता नहीं है। तो हम लोग सब बैठे हुए, तो फोटोज वोटोज बहुत खिंचाए। उसके बाद मैं बैठा हूँ और हम लोग अब घर वाले हैं सिर्फ, अब कोई नहीं है कि अब खाना खा लो। सबको बोल दिया भाई इसको खाना खाने दो, प्लीज़ उसको ब्रेक दे दो। तो मैं खाना खाने हम लोग सब बैठे हुए, तो मेरे बाजू में सोफे पे एक लड़का बैठा हुआ है। तो मैंने अपने कज़िन भाई से पूछा कि ये किसका लड़का है? तो बोलते कि क्या मालूम, हमको लगा तेरे साथ आया, और जब से मैं आया हूं ये मेरे ये साइड से हिला नहीं है, और बस वो खड़ा है। तो उसने बोला भाई कौन है? बोले वो अशफाक भाई का छोकरा हूँ। इट्स लाइक मैं अशफाक भाई करके कोई तो है, उनका लड़का हूँ, अब अशफाक भाई को कोई नहीं जानता। तो ये बाहर का आदमी है जो बस लड़का मुझे देखकर मेरा फैन है, वो मुझे देखकर खुश है, वो मेरी साइट छोड़ना नहीं चाहता, मेरे से दूर नहीं आना चाहता। तो उसको बोला कि भाई चलो अभी घर वाले सब है, बाहर चले जाओ। तो बोले ठीक है, मैं कितने बजे आऊँ? कि जब खाना खा लेंगे तो मैं कितने बजे? वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो फोटोज नहीं मांग रहा, वो बस बाजू में खड़ा है कि वो इसको मैं टीवी पे देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, आज मेरे सामने खड़ा हो। अब ये मेरी शुरुआत है। इसके बाद मैं जिससे भी जा रहा हूँ वो मुझसे बात कर रहा है। जो इंसान मुझसे बात नहीं करता था वो मुझसे बात कर रहा है। मैं किसी को नहीं जानता, मैं उसको मिठाई खिला रहा हूँ बिकॉज उसने दिए मिठाई के भाई खिलाओ, तो मैं बोला लो खा लो। और उस वक्त सिर्फ मेरे को ना मेरे जूनागढ़ से इतना प्यार मिला, तो मुझे उस वक्त समझ में आया कि यार मुझे तो हमेशा लगता था कि यार मैं वहाँ पे जितनी ज़िंदगी गुजारी अच्छी नहीं थी, मॉम को मैंने उधर खोया, ये वो। तो मुझे ऑलवेज ऐसा लगता था कि यार जब से मैंने जूनागढ़ छोड़ा है ना, मेरी लाइफ बेहतर है। आई वॉज ऑलवेज फीलिंग दैट कि यार अच्छा हो मैंने जूनागढ़ छोड़ दिया। बट फिर मैं जब वहाँ गया, मैंने फील किया, तो मुझे लगा कि अरे अगर मैं वो प्यार कमा सकता तो मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। तो वो प्यार कमा के जब मैं वापस गया तो मुझे वापस प्यार उन्होंने सामने से भी दिया। तो वो कंप्लीट इमोशन थे जो उस वक्त मैं बहुत इमोशनल बैठा हूँ। और वो जो लड़का है उसमें फ़ोटो में भी वो लड़का है, वो मेरे सामने आके खड़े हो गया और उसकी शक्ल इतनी फ़नी थी, मैं हंसने लगा। और फिर मैंने उनके साथ बच्चों के साथ फ़ोटो निकाली और फिर मैंने ये पोस्ट करी। ब्यूटीफुल। आपने यहाँ पे लिखा कि मुझे लगा कि शहर ने मुझसे काफ़ी कुछ छीना है ना?
और ये फीलिंग कभी ज़िंदगी में भी आया होगा आपको जब आप आपके सॉल्टी हो जाते हो, आपकी कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, आप सॉल्टी हो जाते हो कि यार ये गलत हुआ मेरे साथ, ये वो, बट फिर आप सोचते हो ना आगे जाकर वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट होती है। जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। आपने काफ़ी सुना होगा, आपके चाहने वाले, आपके फैंस ये हमेशा आपको बोलते रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई अनफेयर हुई, और आपने बहुत हिम्मत दिखाई है हमेशा। तभी भी लगता है ना कि ज़िंदगी ने वो पल छीने हैं। मतलब आप बिटर कैसे नहीं हुए? आई थिंक ये सब कुछ क्या बिटर क्यों नहीं हुए, तो अभी शुरू हुआ ना, अभी सारी चीज़ें अनफेयर आपको दिख रही है, बट जब कैमराज नहीं थे तब भी अनफेयर हो रहा था। जब मेरे पास कैमराज नहीं थे और मेरे पास सोशल मीडिया, तब भी अनफेयर जो हो रहा था, तब भी सॉल्टी इसलिए नहीं हुए या उस चीज़ ने हमको बुरा इंसान इसलिए नहीं बना दिया क्योंकि ऑप्शन नहीं था बुरा बनने का, समझ रहे हो। मैं 2009 ऑनवर्ड्स तो आई फील कि मैं 10 साल तक तो मेरे डैड घर पे है, पैरालाइज है, तो 10 साल तो वो घर पे मेरे साथ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी, हमेशा ही रही, कि कुछ कर ही नहीं पाया दूसरा, कि कुछ कर ही नहीं पाया। ऑलवेज फील होता था कि यार ये होगा तो यहाँ क्या करेंगे, घर पे क्या होगा। तो वो जिम्मेदारी ने आई थिंक मेरे को बिटर नहीं होने दिया, मुझे ऐसा लगता है। और आज तक? और इसमें बहुत मेजर पार्ट मेरी मॉम का भी है। मेरी मॉम का जो नेचर था ना, शी वॉज वेरी काइंड लेडी। तो उनका जो ऐसा लगा था ना कि हम लोग ऐसे छोटे थे और हम सोचते थे कि यार इनको क्या ज़रूरत है ये सब करने की। लाइक ऐसा कि पड़ोस में अगर शादी है तो पड़ोस में शादी में मेरी माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि आप टेंशन मत लो, मैं सब खाना बना के रखूँगी। तो लाइक एवरीवन इज गोइंग टू बारात। गांव में ऐसा है कि बारात में जा रहे, बारात जब आएगी तो खाएंगे क्या। हमारे शहरों जैसा नहीं है कि कैटरिंग को ऑर्डर कर दिया खाना, ऐसा कुछ नहीं होता गाँव। तो मेरी मॉम, सबको पता है पूरे मोहल्ले में कि कोई भी बारात जाएगी और बारात वापस आएगी तो खाना रेडी रहेगा, 100 लोगों का, 150 लोगों का, 200 लोगों का। ब्यूटीफुल। तो दैट लेवल ऑफ काइंडनेस। वंडरफुल। वेरी क्यूट मुनावर विद फैमिली। मेरे सारे फोटोज जो बचपन के हैं ना, बहुत कम फोटोज है, बट सारे फोटोज में ना यू विल सी मी डूइंग दिस और दिस। पता नहीं, मुझे लगता था कि मॉडलिंग या ये सीन अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कोई फोटो में ऐसे कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों बचपन में ही मुझे ऐसा लगने लगा था। बचपन में पता था हीरो तो बनूंगा। हाँ नहीं पता था, कभी नहीं सोचा था। बचपन में तो मेरा सपने भी ऐसे होते थे कि लाइक मैं मुंबई में भी, डोंगरी में भी जब रहता था तो मेरा सपना ये था कि शमा मेहंदी के ऊपर वाला जो घर है ना वो भाड़े पे लेना है। ये मेरा सपना एटलीस्ट 3-4 साल तक था। आई रिमेम्बर, मैं जब भी नल बाजार जाता था, आता था, क्योंकि वो भिंडी बाजार का एकदम फ्रंट का घर है, ठीक है, और वहाँ पे सारे घर 1 BHK ही है, 1 रूम किचन ही है, छोटे, एक कमरा है, साइड में किचन है और 40 में बाथरूम है, टॉयलेट है। तो वैसे ही है, बट जस्ट बिकॉज मैं भी एक छोटे ही घर में रहता हूँ तो मेरी ख्वाहिश भी छोटे घर की है, बट रोड साइड। और वो भी मेरे को पता है ये घर है 1.5-2 करोड़ रुपए का वो टाइम, तो ये भाड़ा 25,000 रुपया है। तो मेरा सपना ये है कि महीने का 50,000 कमाऊं कि यहाँ पे भाड़े पे रहूं। फिर हमारे डोंगरी के किंग, क्रिकेट के किंग, मूवीज के किंग से मिलने लग गए। द लेजेंड सचिन तेंदुलकर। इमोशनल पोस्ट डाले थे आपने दोनों के लिए ना कि आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। मैं चाहे कुछ भी करूँ, आप जब भी किसी से मिलते हो, इट्स अनबिलीवेबल। अभी मैं फराह मैम के साथ शूट कर रहा था, ठीक है, मैं उनके साथ शूट कर रहा तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि भाई मैं हूं ना डायरेक्टर शाहरुख खान। भाई उनके साथ चिल करती है। और ये मेरे को बोल रही है खाना खा ले। तो अपने लिए तो वही है। तो ये फील अभी भी वैसा ही फील होता है। अभी पता नहीं, मुझे लोग बोलते हैं कि जब मैं बोलता हूँ यार बिग फैन, तो लोग बोलते हैं अरे यार बस कर। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग को सच में लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, या उनको लग रहा है मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मुझे कहने की ज़रूरत? ऑफ कोर्स अगर मैं फील करता हूँ तो वो है।
मुझे किसी ने बोला कि मैच खेलेगा, सचिन सर वगैरह सब खेल रहे। तो मैंने बोला कौन सचिन सर? है ना भाई, बहुत सारे सचिन होते। तो बोले सचिन तेंदुलकर सर। मैं बोला हाँ। बोले लेकिन डेट? मैं बोला है। सब है, तुम बोलो मैं पहुंच जाऊंगा। ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले पहुंच के खड़ा हूँ, सबसे पहले खड़ा हूँ, पूरा ड्रेसिंग रूम खाली। मैं बोल रहा हूँ यही है ना? बोले यही है, तुम जल्दी आना। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर के सर के साथ खेलना, और अगर आपको पता ना हो या पता हो, वो जो बैटिंग कर रहे थे और मैं बॉलिंग कर रहा था, तो उस वक्त पता चला कि टैलेंट सब ठीक है, नसीब मेरे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आई थिंक सचिन तेंदुलकर सर का आपको विकेट लेना है तो आपको सिर्फ नसीब की जरूरत है ना? तो मेरे नसीब अच्छे थे कि मुझे उनका विकेट मिल गया उस मैच में, और वो मेमोरेबल हो गया मेरे लिए, लाइफ टाइम मेमोरी हो गई। और उसके बाद मैं उनके पास गया और मैंने बोला मुझे आपके साथ फ़ोटो मिल सकता है? उन्होंने बोला यस। मैंने बोला ठीक है। बोला विकेट ले लिया, भड़के रहेंगे। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिया, और वो जब फ़ोटो मैंने देखा मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला मैं इसको जल्दी से जल्दी पोस्ट करना चाहता हूँ। कैप्शन मुझे याद नहीं है, बट येस इट वाज बिग डील फॉर मी। ऑफ कोर्स। और फिर आई थिंक भाई के साथ आपने कहा पिटारा भरा एडवाइस मिला आपको सलमान से। भाई जब समझाते आपको लगता है कि आप जब भी आप टीवी वगैरह पे भाई को देखते हो, ये वो आप भाई की तारीफ इतनी इसलिए सुनते हो बिकॉज उनकी तारीफ उनके आसपास वाले, उनके जो साथ रहने वाले, वो इसलिए करते हैं क्योंकि भाई जब बात करते हो और आपको जो नॉलेज आप वहाँ से पिक कर सकते हो, वो सुनने के बाद आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा होता है। तो आई थिंक उनके आसपास जो उनको चाहते हैं लोग, वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही विजनरी भी है और साथ साथ में एक्सपीरियंस भी है। तो ही नोज वर्ल्ड, पीपल, ह्यूमन वेरी वेल, एंड ही इज़ वेरी काइंड, गुड हार्ट। आपने हमेशा कहा है कि अगर आप एक दो लोगों को हंसा सको तो ऑल द हेट दैट यू समटाइम्स गेट यू फॉरगेट इट, है ना? से इट्स वर्थ इट कि अगर कोई इंसान मुझे आके बोले कि यू आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी और व्हाटएवर, यू डोंट फोकस ऑन दैट नेगेटिविटी। क्योंकि हंसी क्या काम करती है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए? 35-40, ठीक है? ये 35 लोगों की 35 की ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है क्या? आप लोग को बहुत स्ट्रेस है, आई नो। आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, आप परेशान हो, आपको सबको अलग अलग टेंशन होंगे। आप जब से यहाँ बैठे हो, जितनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, आप जितना भी हंसे हो, आपको वो टेंशन याद आया? दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमर कि आप जहाँ हंस रहे हो, आई एम मेकिंग श्योर आप हंसो। इट्स नॉट कि अरे मुनोर बातें कैसी कर रहा है, बहुत हंसी आ रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग। तो ये है ब्यूटी स्टोरी टेलिंग का, ये है ब्यूटी आपके आर्ट फॉर्म का, कि जब मैं बात कर रहा हूँ आप सुनना चाहते हो और आप खुश हो ना, तो आप अपने वो टेंशन भूल के आते हो। तो हंसी और स्टैंड अप कॉमेडी इसी बारे में कि यू कम वॉच अस फॉर 2 hours। जैसे एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, हम कहते हैं ना कि यार फिल्म हमारी देखने आओ, ये वो थोड़ी बोलते हैं कि भाई जो लोग अमीर हो, अच्छे खासे मूड में हो, वही पिक्चर देखने आना। उसको क्या जरूरत है? उसका अच्छा मूड है, उसके लिए 50 एंटरटेनमेंट की चीजें हैं। जो इंसान की जिंदगी में दर्द है ना, गम है ना, उसी को वो 2 घंटे की जरूरत है। उसको ही वो 2 घंटे की हंसी, वो 2 घंटे का रिलीफ कोई दे दे उनको, कि जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी की बाकी तकलीफें थोड़ी देर के लिए तो भूल सके। तो हंसी ये काम करती है। और अगर मैं ये काम करने में सक्सेस होता हूं, तो सोचो इस तरफ खड़े हुए इंसान, मतलब आपको जब देखूंगा और मुझे पता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क लेके आ रहा हूँ, मैं क्या फील करूँगा? सोचो हाउ गुड यू विल फील। आप कभी किसी की हेल्प कर दे तो यू फील गुड, राइट? यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, यू थिंक गुड, यू बी पॉजिटिव कि ओके जो मैंने फील किया है मैं वापस करूँ, मैं वापस किसी को कभी हेल्प कर दूँ ज़िंदगी में। तो आई थिंक मेरे दिल में वो मोमेंट बार बार आता है
एंड आई थिंक आपसे ज़्यादा वो मैं खुद के लिए करता हूँ। वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि औरतों को तो समझते हो आप, ऑफ कोर्स। तो उस मुझे जानना है ये ऑब्जर्वेशनल स्किल कितना काम आता है। एज अ कमेडियन आप एक ऑब्वियस चीज़ को हाँ। एक ऐसा एंगल दोगे जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप जब ऑडियंस को डिसएग्री करोगे कि अरे नहीं, फिर आप उसको एक नया पर्सपेक्टिव दे के कन्विंस करोगे, वो है लाफ्टर, वहाँ पे लाफ्टर। तो बिकॉज ऑफ द कॉमेडी, ये आप एक चीज़ है, आपको शायर से प्रॉब्लम नहीं है, आपको शायरों से प्रॉब्लम नहीं, बट आपने एक ऑब्जर्व किया है कि शायर की शायरी जो होती है वो तो दिल को छू जाती है, बट उस शायरी में कोई एक तो बदनाम हो रही है कोई एक है, हजारों लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन एक जो है वो बदनाम हो रही है। तो आई थिंक वो ऑब्जर्वेशन पे वो पर्सपेक्टिव जब खुलता है आपका, तब आप लिखते हो कि ओके नाउ मैं इस पर्सपेक्टिव पे लिखूंगा। इसी बात पे मुझे याद आया कि आप डिस्क्लेमर करते थे। यस। हाँ, अब तो वो काफ़ी नहीं आता है, उस टाइम पे मैं मुझे लगता था तभी भी फनी था। हाँ, कोविड में। और मुझे लगता है कि आप कह रहे थे ना, पता नहीं आपके रोस्टिंग में शायद उस समय पे थोड़ा हार्श होता होगा, पर मुझे लगता है अभी भी आप बहुत बेखूबी से रोस्ट करते हो, एंड आई डोंट थिंक इट्स दैट ऑफेंसिव। वो भी एक कला है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन। आपके फैंस भी काफ़ी बोलते होंगे कि वो अगर वो क्या वो फॉर्मेट ला सकते हैं वापस, मुनावर। हाँ, मुझे कहते हैं कि भाई वो डिस्क्लेमर वीडियोस लाओ, डिस्क्लेमर। इट वाज लाइक अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इट वाज रोस्टिंग, बट अपने आप में वो एक मैसेज होता था उसमें, रोस्टिंग के साथ साथ एक मैसेज होता था, और हर वीडियोस में शायद 5-6 हमने बनाए, बट उसके बाद हमने नहीं बनाए। और मैंने जैसे कहा कि जब आपने इंटरनेट की बात करी, तो मैंने कहा ना कि सब बदलता है, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलनी पड़ती है ना। तो आई थिंक जो चीज़ वर्क कर रही हो तब उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जब नहीं चलती तब तो इंसान छोड़ ही देता है, और चीज़ें वर्क कर रही थी तब मैंने छोड़ा और डिसाइड किया कुछ और करना आपके लिए। तो आई थिंक वो मेरा चुल है कि आपको मैं फर्स्ट कॉपी से अभी करूँगा एंटरटेन। ओके, मैंने आपका एक यू हैव अ डार्क ह्यूमर व्हिच वी लव, आई मीन सार्केज्म यूज करना। बस आपको पसंद है तो ठीक है। वी बोला वी। अभी कहीं भी कुछ लफड़ा हुआ, मैं बोला रुद्रानी को तो बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं, वादा करती हूँ मैं वापस वहाँ पे एक एक्सपेक्ट डालूंगी कि हाँ मुझे पसंद है। नहीं बिल्कुल, मैं आई हैव अ स्पाइन, डोंट वरी। मैं मजाक बट आई विल स्टैंड विद यू। दैट्स सो स्वीट। बट ऑन दैट नोट, है ना, आई थिंक डार्क ह्यूमर, पर मेरा सवाल थोड़ा इंटेंस था। डज इट हेल्प टू डील विथ व्हाट यू हैव बीन थ्रू इन लाइफ, डीलिंग विथ लॉस? डज द डार्क ह्यूमर हेल्प? क्या वो, क्योंकि बहुत वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी लोग यूज करते हैं उसको, है ना? मेरे लिए डिफेंस नहीं बोलेंगे, मैं उसको बहुत क्लियरली डार्क ह्यूमर आप कहो या जो भी कहो, कि आप, मैं इससे पहले भी एक बार मैंने बोला था कि यार आप जब किसी को गिरता हुआ देखते हो, मतलब बचपन में आपके पास ह्यूमर नहीं होता है। आप 5 साल की एज में अगर हो, 5 या 4 साल के बच्चे हो आप, और आप देखोगे एक दूसरा बच्चा आपके सामने गिर गया, तो आप थोड़ी बोलोगे अरे बाप रे इसको क्या हो गया, प्लीज़ कॉल द एम्बुलेंस। आप हंसोगे ना, गिर गया। अब उसका तो नाक टूट गया है और ये हंस रहा है, कितना बदतमीज बच्चा है। वो इसकी नाक टूटने पे नहीं हंस रहा है, वो उसकी गिरने पे हंस रहा है, राइट? तो आप जब किसी के गिरने पे, नाक टूटने पे भी हंस सकते हो, तो इसी तरह आपके लिए वर्क करता है कि हंसी तो किसी की इंसल्ट पे ही आती है, हंसी तो किसी को गिरता हुआ देख के आती है। आप फनी वीडियोस देखते हो, पता है, बॉल लग जाता है, किसी को गिर जाता है, बहुत व्यूज होते हैं। फनी वीडियोस, बट उसको तो लगाया बॉल सही में, और जहाँ नहीं लगना चाहिए वहां लगाया बॉल सर पे। क्योंकि आदमी का दिमाग वहां होता है। बिल्कुल। भाई क्या फनी हूं मैं भाई। तो हमें हंसी जब इन सब चीजों पे आती है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स पे भी हंस सकते हो। आप जब किसी की प्रॉब्लम पे हंस सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम पे भी हंस सकते हो, और आपकी प्रॉब्लम पे आप परेशान होकर बैठकर ना उसको चेंज नहीं कर रहे हो, बट एटलीस्ट उस पर हंस के उसको भूल सकते हो।
उसकी इंटेंसिटी, उसकी तकलीफ को थोड़ा कम तो कर ही सकते हो। डॉक्टर कोई बीमारी का, हर बीमारी का डॉक्टर इलाज थोड़ी देता है। कितनी बीमारियों में डॉक्टर बोलता है अरे टेंशन मत लिया करो, सारी गैस हो रही है तो बोले टेंशन मत लो। भाई गैस हो रही है तो टेंशन क्यों ना ले? बोले तुम टेंशन ले रहे हो इसलिए गैस हो रही है। अरे मेरे को गैस हो रही है उसका टेंशन हो रहा है। तो बहुत सारी जो डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस लोगे तो ये हो जाएगा, आप परेशान होगे तो ये हो जाएगा, राइट? तो इसी तरह ये है, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस रिलीफ आपकी लाइफ में ह्यूमर है, हंसी है, एंटरटेनमेंट है। तो वो जब आपको मिलता रहेगा और आप अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट कर लोगे कि आप अपनी परेशानियों को भी सोचोगे कि यार ठीक है ना यार। मुन्ना, आपको कब लगा कि आप एक्टिंग, आप अल्टीमेटली आप सीरीज और फिल्मों में जाओगे? ऑनेस्टली नॉट बचकानी तरीके से। बचपन में तो सबको हीरो बनना था, राइट? सब यहाँ पे जितने बैठे ना भाई जितने भी बैठे भाई, इसको भी बनना था। सोचो इसको अगर बनना था तो मेरे को तो बनना ही था। तो हीरो आई थिंक अल्टीमेटली बचपन में यहाँ पे हम सबको हीरो बनना था, हमको लगता ही था। तो वो वाली ख्वाहिश जो होती है कि हीरो हूँ मैं, मुझे बनना नहीं है, मैं नहीं जा रहा ऑडिशन दे, बट मैं हीरो हूँ, वो वाली फीलिंग थी। बट मैं बोलूँगा ये जब फर्स्ट कॉपी के पहले भी ना मुझे बहुत सारे रोल ऑफर होते थे, बहुत सारी फिल्में आ चुकी जिसमें मैं देखता हूँ मेरा रोल और मैं बोलता हूँ अच्छा हुआ नहीं किया भाई। कौन सी मुनावर बता दीजिए अब। बहुत सारी फिल्म्स हैं, जैसे कि आई थिंक भूत पुलिस आई थी कैटरीना, हाँ, वो फिर आलिया भट्ट की डार्लिंग्स, विजय वर्मा, आलिया भट्ट, डार्लिंग्स, और भी 2-3 पिक्चर मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है कि उनके लिए ऑडिशन दे रहे थे। मतलब वो सीरीज में एक छोटा सा कहीं दूर ऐसा रोल रहता था उसके ऑडिशन थे। मतलब इसमें एक रोल था जिसमें मैं मर चुका हूँ और मैं 1-2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, वैसा था। और फिर एक दूसरी फिल्म में मैं मेडिकल पे बैठा हुआ हूँ मेडिकल पे बैठा हुआ और वो दवाई लेने आ रहा और उसको बोलता अच्छा ये वाली भाई, ये वाली दे इसको जरा। ये मेरा ऑडिशन था, तो ये किया था। तो ये ऐसा आता था, तो ऐसा मन करता था कि अरे भाई ठीक है कुछ भी हो मैं कर लूँगा। बट मैंने वो जो रोल देख के जो वो किया कि अच्छा हुआ नहीं किया, तो मैंने नहीं किया था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया था। मैंने रिजेक्ट नहीं किया था, मैंने कोई भी काम रिजेक्ट नहीं किया था। मुझे जो उन्होंने दिया और फिर उन्होंने ही नहीं दिया। और मेरी जगह पे मैंने जिसको देखा वो बेटर एक्टर को देखा कि ओके अच्छा इसको क्यों लिया होगा कि इसने ऑडिशन में फाड़ दिया रहेगा। इसने ऑडिशन बढ़िया दिया रहेगा। ऑडिशन देना भी आता नहीं, कैसा देना चाहिए, वो जो लिख के देते वो सेम कर देते। अब बाकी लोग तो पता है क्या करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन अपने से वहाँ नहीं होएगा। तो मैं ऐसे कोशिश तो करते रहता था कि कहीं से कोई आए। मैं कभी खुद से नहीं जाता था बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैं रेडी भी हूँ क्या खुद से जाने के लिए, राइट? तो जो भी सामने से आता था वो ऑडिशन वगैरह दे देता था मैं, और नहीं होता था सिलेक्शन। बट इन लोग आए, फर्स्ट कॉपी की टीम आज से 2 साल पहले, बिग बॉस से 3 महीने पहले शायद, 1.5 साल हो गया होगा, 1.5-2 साल। तो उन्होंने मेरे को बताया पूरा और 1.5-2 मिनट में मैं कन्विंस हो गया बिकॉज ऑफ द स्टोरी। मैं बोला मैं करूँगा लीड। बोला मैं बोला हाँ। बोले डेट्स बोला है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी और उन्होंने बोला कि हमें आप ही चाहिए क्योंकि हमने ये जो लिखा है सब कुछ वो आपको नज़र में रख के लिखा है। तो अगर आप ना बोल देते ना तो हमारा दिल टूट जाता। वाह, मतलब उस लेवल का था कि वो लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस आए कि यार ये हाँ बोल दिया ना मज़ा आ जाएगा। तो मैंने तो हाँ बोल दिया। मैं बोला चलो मैं जैसे ही बिग बॉस ख़त्म करता हूँ अभी जा रहा हूँ मैं, उसके बाद देखते। देन मैं आया, उसके 1 महीने बाद हमने काम शुरू कर दिया एंड इसको हमने शायद अगस्त-सितंबर में शूट किया लास्ट ईयर, 60 डेज तक। इसके 2 सीज़न है, एक सीज़न आ गया, एक सीज़न आएगा। तो आई थिंक
उसी वक्त जब उन्होंने बोला और मैं सेट पे गया पहले दिन, वर्कशॉप्स जो हो रही थी उससे पहले, वो सब मूवमेंट पे ऐसे फील हो रहा था कि हाँ कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बन रहा है। लेकिन पता नहीं, अपने को आया था वो मेडिकल वाला रोल भी। तो जब तक कुछ खत्म नहीं होता है तब तक सेलिब्रेट करना बंद कर दिया मैंने पिछले कुछ सालों से। तो आई थिंक अगर आप रुक जाओ, थोड़ा मेहनत कर लो, तो आई थिंक ये बहुत मेहनत करी है मैंने। तो वो 60-70 दिन जो किया वो किया, उसके बाद पिछले 6-7 महीने पोस्ट में डायरेक्टर ने, पूरी टीम ने इस पे बहुत मेहनत करी और इसको बहुत अच्छा बनाया। तो आई थिंक वो रिजल्ट दिखेगा। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। तालियां। अब वो तालियां मैंने जो बोला वो कट जाएगा। तो फील वो ये होगा कि वो प्रोडक्शन पे ताली होगी। हाँ, ज़रा मदारी का वीडियो प्ले किया जाए, थोड़ा तो यादें ताज़ा करते हैं वीडियो देख के। This was the best part. तू है बाल तुझे काटू जैसे बिल्लू बार बार, हाँ, तू है काला धब्बा मिटा दूं मार कर। लव इट। फैंटास्टिक लिरिक्स, वो तो ऑब्वियसली आप इन्वॉल्व्ड हो, पर शायर से रैपर तक की ये जर्नी। बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि कोविड में, पैंडेमिक में मैं घर पे बैठा था और मैं स्टैंड अप वगैरह रिलीज़ करता था। गांव में था जूनागढ़ में, मैं वहाँ पे गया हुआ था पैंडेमिक के बाद। तो मुझे एक मेल आया, उस पर 7-8 गाने आए स्पेक्ट्रा के, दिल्ली का एक रैपर है, मेरा दोस्त है, तब दोस्त नहीं था। तो मैंने उसके गाने सुना और मैंने उसको अपना फ़ोन नंबर भेजा कि भाई तू मेरे को कॉल कर। मैंने उसको अप्रिशिएट किया, भाई तू बहुत बढ़िया करता है। मैं अपने बोले भाई आपके स्टैंड अप में प्लीज़ टाइटल में मेरा गाना यूज़ कर लेना। वेरी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट वो टाइम पे वो। मैंने बोला भाई पक्का, तू तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, तू कितना टैलेंटेड है। उसने बोला भाई बस अपन साथ में कुछ बनाते, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो। मैं बोला अरे रैप वैप थोड़ी होगा आपने से। तो बोले नहीं भाई कर सकते हो, लिखते हो तो मतलब कर सकते हो। तो वो उसने जो हिम्मत दी थी, उससे थोड़ी कोशिश मैंने की। उसके बाद तो एल्बम्स बन गए अब तो, बाप रे। बट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नावल। शाउट आउट टू स्पेक्ट्रा। तो चलिए, सवाल बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन वक्त कम है, तो मैं हमारे फेवरेट सेगमेंट में आने वाली हूँ। इस सेगमेंट पे हम डायरेक्टली ऑडियंस के साथ बात करने वाले हैं। आप, इनके पास सवाल है आपके लिए, तो सबसे पहले माइक्स दिया जाए इनको प्लीज़। यू ऑलरेडी हैव द माइक्स? ओके, वेरी सिंपल। आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करना है और डायरेक्टली सवाल पूछना है, बट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है? खड़े हो गए। आपको पता है ये 4 साल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है, वो वाला सीन है। That's so sweet. क्या नाम है आपका? सारा। क्या करते हो आप? आई एम सिनेमाटोग्राफर, फ्रीलांस सिनेमाटोग्राफर। वाओ। एंड मैं 4 साल से आपका वेट कर रही हूँ। आप नेशनल कॉलेज में भी आए थे, Yes. एंड आप काटा रोड पे भी आए थे, एंड Yes. देन आपको सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस के लिए काटा रोड पे जो क्राउड आया था, Yes. उसमें भी मैं थी, बट आपसे फेस टू फेस नहीं मिल पाई मैं। सारा नाइस मीटिंग यू। तो सारा ऐसे बहुत सारा सही काटना भाई। सिनेमेटोग्राफर है, जॉब ले लेगी अब तुम्हारा। वो लोग सब सो मुनावर, लाइक हम लोग आपको बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं फ्रॉम यूट्यूब, देन यूट्यूब से आपने लॉकअप में आप गए, देन वहाँ से आप बिग बॉस में गए। आपको बहुत ट्रोल किया गया था वो टाइम पे कि आप नहीं जीतोगे, एंड स्टिल हमारे घर वालों ने सबने आपको वोट दिया बहुत सारे, एंड आप जीत गए। तो हाउ वाज योर फीलिंग जब आप डोंगरी गए एंड जब आप वापस से जूनागढ़ गए, तो आपको कैसा लगा तब वो टाइम पे फीलिंग? मेरे को हमेशा ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप जब भी मेरी दादी बोलती थी, ठीक है, दादी मतलब बहुत कंजूस दादी थी मेरी, ठीक? और ऑफ कोर्स वो कंजूस होने का वो रीज़न होता था कि कंप्लीट करना है, वो आटा चलना चाहिए 7 दिन। तो दादी बोलती थी हमेशा कि हम कोई भी चीज़ ऐसी बाहर से देख कर आते तो बोलते थे उसके पास देखो यार कैसा है वो तो लोग तो ऐसा करते हैं, अपने यहाँ तो ऐसा।
तो दादी हमेशा बोलती थी कि देख किसी के महल देख के ना अपने झोपड़े नहीं जलाने का। बिल्कुल। तो दादी वो बचपन में बोलती थी, और वो ऐसा है कि अभी कुछ और देख कर ना हमारी जो ज़िंदगी है ना उसको ख़राब नहीं करने का। तो मुझे ये जो मेरी फैमिली है, जो मुझे लोग प्यार करते हैं ना, दे आर फैमिली टू मी, बिकॉज मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। मेरी ऑडियंस नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता, राइट। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी रिस्पेक्टेड कि यहाँ पे 35 लोग अपना वक्त निकाल कर आए हैं वीकडे पे मुझे सुनने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। तो मैं ये फील तभी कर पाऊँगा जब मुझे वैल्यू होगी इन सब चीज़ों की। तो आई वैल्यू देम अ लॉट, और मैं इन्हीं की तरफ देखकर ही आई थिंक सारा तुम्हारी फैमिली और तुम ही लोग हो जिसकी वजह से आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बेटर एवरी डे। सो थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट, बिकॉज आप अपने लव को, अपने प्यार को दर्शाने के लिए आप जो चीज़ें करते हो वो मुझ तक पहुंचती। बिल्कुल। लाइक व्हाट वाज मोर डिफिकल्ट, लॉकअप या बिग बॉस? जैसे कि हम लोग ने लॉकअप में आपको देखा है कि आप जेल के बीच में से निकल के आप शिवम को शायरी सुनाते थे, एंड आप सब करते थे, एंड बिग बॉस में भी शायरी सुनाता था, सबको सुनाता था। आई थिंक डिफिकल्ट, लॉकअप ज़्यादा डिफिकल्ट शो है। अगर आप देखने जाओ आपकी बॉडी में कितनी कुव्वत है, वो हिसाब से चैलेंजिंग वो ज़्यादा था। और मेंटली डिफ़िकल्ट बिग बॉस बहुत है हर इंसान के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट मेंटली, व्हाट यू आर थिंकिंग, क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये कैप्टिव रियलिटी शोज इट्स लाइक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, इट्स नॉट ए इजी शो। आई मीन इट लुक्स इजी, कह रहे तैयार होना है और बस खाना है, लड़ना है। इट्स ए डिफिकल्ट शो, बट कहते हैं ना कि हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है वो आपके लिए क्लास है। हमें कुछ बनने के लिए एग्ज़ाम्स क्यों देने पड़ते हैं? कुछ भी बनना है आपको 15 साल एग्ज़ाम्स देनी है, एग्ज़ाम से गुजरोगे तो कुछ बन जाओगे। अब हम वो एग्ज़ाम दे के कुछ नहीं बन पाया, तो हमें अब दुनिया और ज़िंदगी एग्ज़ाम देती है, अपनी तरफ से खुद ही सिलेबस चूज़ करती है और बोलती है कि चलो अब इसमें क्या करते हो तुम। कभी फेल होते हैं, कभी पास होते तो सेलिब्रेशन, फेल होते तो वापस तैयारी। नहीं, आप सबके बहुत फेवरेट है। लाइक पहले हम लोग जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, तब वो जब बैड वर्ड्स या कुछ भी आते थे तो हमको वॉल्यूम स्लो करना पड़ता था, या अब्बा से डर के हम लोग बंद ही कर देते थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि मेरे अब्बा सुबह उठ के आपका यूट्यूब वीडियो लगाने लगे कि मुनावर को लगा दे पहले जल्दी से, कोई वीडियो आया करके। वो कहते ना ये अपने बच्चे बिगाड़ रहा है, मैंने अब्बा बिगाड़ दिया। That's very sweet and I think सारा ये थोड़ा सोसाइटी थोड़ा अपग्रेड हो गया, थोड़ा हम लोग थोड़े इवॉल्व हो चुके हैं, इसलिए अभी ऐसा है कि लोगों को पता है कि ओके, पहले से होता था कि अरे भाई ये बनकर टीवी पे थोड़ा सा ऐसा हीरोइन पास भी आते थे भाई तो परेशान हो जाते थे सब लोग, अरे 2 घंटे अभी तो चाय पी, माँ वापस चाय बनाने क्यों गई है? तो आई थिंक वो जो कंफर्ट नहीं था वो अब थोड़ा थोड़ा कंफर्ट आता जा रहा है। तो आई थिंक मेरे वीडियोस देखने तक का कंफर्ट ठीक है आपके घर में। थैंक यू सारा फॉर योर लवली क्वेश्चंस। ओके, यहाँ का करते फिर हम लोग वापस आ जाएंगे वापस जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? उस्मान दिस साइड। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अब्बा कादर का न्यू वीडियो कब आएगा? अब्बा कादर, यस, अब्बा कादर के मैंने 2 वीडियोस डाला, एक घोस्ट स्टोरी एंड द लेजेंड्स ऑफ अब्बा कादर, ठीक है। अब्बा कादर का एक तीसरा स्टोरी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे वो अब वो जस्ट बिकॉज वो बार इतना हाई सेट हो चुका है कि मुझे वो स्टोरी पे बहुत काम करना है और फिर डालना है ताकि वो जस्टिस करे अब्बा कादर की लेगेसी को। हाँ वो तो आई थिंक आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। हम लोग ने प्रॉपर वीडियो बनाया था बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, दूसरी वीडियो की वजह से यूट्यूब डिलीट करना, मतलब वीडियो डिलीट करना पड़ा था। अच्छा ठीक है, तो अभी डिलीट करने वाले मत बनाओ। बाकी मैं अब्बा कादर पे जल्दी काम करूंगा। अभी फर्स्ट कॉपी देखो। डन। ओके, थैंक यू। हाय मुनावर। ये तो इंस्टाग्राम लाइव में भी पूछ ही सकता था तू। व्हाट अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो तेरा टाइट शॉट लगाया उन्होंने, वो डिलीट कर रहा, बोला हट। ये सवाल क्या पूछ लिया? डोंट, शी इज जोकिंग।
okay. It's Hi. यार if you are going to get so offended, बेचारा जोक ही क्रैक करना बंद कर दे. Go ahead. હાય મુનાવર ગૌરાંગ હિયર કેમ છો તમે ગોરાંગભાઈ હું મજામાં છું, તમે કેમ છો? જલસા છે ભાઈ વિલ આપણે ગુજરાતીમાં કરશું, ચાલશે? જેને સમજે એ સમજે. હા હા ચલાવો સર. ચલાવો ચાલી દઈએ ચલાવો ચાલી દઈએ હા. મારો સવાલ છે चलेगा ना? हम you have problem with Gujarati language? મારો ક્વેશ્ચન છે તમારી માટે કે તમારી અને સમય રાયનાની દોસ્તી બહુ ફેમસ છે અને બધા ફેન્સને બહુ પસંદ આવે છે, જી, જી. પણ અમને જાણવું છે કે તમારી દોસ્તીની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ છે. ઓહ. ઉભા રહો અને તમારા જે સ્પેશિયલ બોન્ડ છે ઓન સ્ક્રીન અને ઓફ સ્ક્રીન એના બદલે તમારે વાત કરવી પડશે. मैं मेरी और समय की, जस्ट इन केस किसी को समझ में नहीं आया है वो मैं बताता हूँ. हाँ. इसने बोला समय की और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, कैसे शुरू हुई और आपका ऑनलाइन ऑफलाइन बॉन्ड कैसा है ना? गुजराती में समझा ना हाँ बिल्कुल. भाई? वो है बहुत प्यारी लैंग्वेज, हाँ मुझे बहुत पसंद है. स्वीट है. मैं 2-3 बार बोलना चाहूंगी. मैं आई लव इट. खाना, लैंग्वेज, सब जगह भी. થેન્ક યુ तो इसका जवाब मैं हिंदी में इसलिए दे देता हूँ, आप लोगों के लिए भी दे देता हूँ और ऑडियंस के लिए भी दे देता हूँ, क्योंकि जिनको कुछ लोग हो सकते हैं हिंदी वाले जिनको गुजराती आती, बट सब गुजरातियों को हिंदी आती है. हाँ तो भाई बहुत बहुत प्यारी ये स्टार्ट है. समय ऐसा था कि हम एक ओपन माइक्स में परफॉर्म करते रहते थे और समय कॉमिक्स्तान जब वो जीता था, कॉमिक्स्तान से पहले ओपन माइक में जब आता था तो मैं भी तब ओपन माइक करता था, बट ही वॉज डूइंग कॉमिक्स्तान, तो वो कॉमिक्स्तान का मटेरियल टेस्ट करने के लिए ओपन माइक्स में आ जाते थे. तो वहाँ पे मैं एक बार समय से मिला और उसके बाद हम लोग एक सेम लाइनअप पे थे. ये 2019 की बात है. हम एक सेम लाइनअप पे थे, हम परफॉर्म कर रहे थे. मैं समय से पहले परफॉर्म करके उतरा था और समय ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा और उसने मेरे को बोला, भाई तू तो बहुत फाड़ है. अब जो बोला वो बोल रहा हूँ. आई किल्ड इट. मैं 4 मिनट एकदम किल करके उतरा था. नहीं लाइक भाई तू तो बहुत मस्त है यार, जोरदार. बोला भाई थैंक यू, ये वो. तो मेरे को बोलते तू दिखता नहीं, तूने स्पॉट वॉट नहीं करता था. मैं बोला यार कुछ लोग मेरे को स्पॉट नहीं देते, थोड़े इनसिक्योर लोग हैं तो मेरे को स्पॉट वॉट नहीं देते, ये वो. तो मैं इसलिए यहीं पे करता हूँ ये वो. बोले अच्छा. मैं बोले मेरा ट्रायल शो कर रहा हूँ तो स्पॉट करेगा, ओपन करेगा मेरे लिए? तो मैं बोला हाँ भाई बोलना, मैं आ जाऊँगा. तो उसने एक खार में एक 20-25 सीटर स्टैंड अप लैब्स करके होता था, वहाँ पे उसने शो रखा था. तो वहाँ पे मैं पहला ओपन करने के लिए उसके लिए गया और मैंने ओपन किया, 7-8 मिनट परफॉर्म किया एंड इट वेंट वेरी गुड. मैं जैसे ही उतरा, समय का शो खत्म हुआ, समय ने मेरे को बोला भाई मेरे 10 शो है, 10 के 10 तू ओपन कर. तो ये तो 5 दिन तक उसके 2 शोज हो रहे. तो 5 दिन तक हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ही थे, कि मैं रोज शाम में रहता था और रात में लेट तक हम लोग साथ में रहते थे. ठीक है, तो इस तरह हम लोग की दोस्ती स्टार्ट हो गई. और ऑनलाइन ऑफलाइन बॉन्ड अगर देखो तो मेरा समय का ये बॉन्ड है कि कल मैं शूट में था, शूट के बीच में मैं था और ब्रीफ चल रहा था और समय का कॉल आया. मैंने कॉल उठाया तो उसने मेरे को बोला एक जोक सुनेगा. और ब्रीफ चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ हाँ बोल. एंड देन उसने जोक सुनाया, मैं हंस रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ. हंसी आई मेरे को, लाफ्टर आया. फिर उसको भी पता है कि मैं बिजी हूँ, वो हंसा और बोलता चल बाय. तो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग अभी भी मैं उसके यूरोप से पहले उसके पास था. हम लोग की लाइक बहुत बोलते हैं ना कि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, कि एक दूसरे वो वाली दोस्ती होती है कि जो आपको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है. तो आई थिंक वो वैसी दोस्ती है. ऑफलाइन हम लोग ऑनलाइन से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना आँख और आँख जब मिले तो वो ना ही दिखे तो अच्छा है. तो हम लोग ऑफलाइन ज़्यादा मिलते हैं. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. प्लीज हाथ उठा लो यार, तो कि हमको पहचाने. अच्छा एक यहाँ ले ले, एक देन वी कम बैक टू यू अगेन. शिल वी? हेलो सर, Hello. माई सेल्फ खुशबू. हाय खुशबू. सो मुझे हिप हॉप और रैप बहुत पसंद है एंड व्हेन आई सॉ योर वीडियोस रैपिंग वाले तो आई लव दैट. सो आई वांट
इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आपका कोई भी फेवरेट लिरिक्स रैप आप यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट करें तो। कौन सा? रजा? ख्वाहिश लाइक सबको ही पता है। जो आई थिंक आपके मन का हो, जैसे शुभ बोल रही है वन ऑफ योर फेवरेट्स ना। ठीक है। आंखें लाल अब काली रात हो जाएगी, दर्द लिखने बैठो शायरी हो जाएगी, जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है इतनी दूर उनकी सोच भी नहीं जाएगी, मुझे गिराने की फिराक में ये बैठे हैं, रैबर सिराने चिराग लिए बैठे हैं, पूछते हैं मैंने देखा क्या है ज़िंदगी में, मैंने जन्नत के जनाजे उठते देखे हैं, मेरे हमदर्द मुझ पे दर्द व जुल्म करे, दुआ खुदा से उनके दर्जों को बुलंद करे, सिकंदर जैसे कि कब्र का ठिकाना नहीं, बंदे मिट्टी के किस बात का घमंड करे, खाने से ज़्यादा नमक ज़ख्मों पे था, यकीन गैरों पे शक अपनों पे था, खुश हुआ देखा जब लौटते इकबाल को, नहीं वो लौटा नहीं मैं सपनों में था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से? जी। ऊपर वाले ने आपको इतना ही शोहरत नवाजा है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस शोहरत को कैसे मैनेज करते हो? कभी कभार अप्स एंड डाउन तो चलते हो, जब आप डाउन से फिर ऊपर आने के लिए अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? उस वक्त के लिए वो चीज़ बुरी लगती है। आप बैठ जाओ, मैं अभी समझ गया आपका सवाल, समझ के मैं बढ़िया जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी बुरी चीज़ होती है ना, वो आपकी लाइफ का एंड नहीं है। जो चीज़ आपको मारती नहीं है ना, वो चीज़ आपको हरा नहीं सकती। ये मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है। जब भी वो चीज़ होती है मुझे बुरा फील होता है। इतना देख लिया है कि हर रात के बाद सुबह ही हो रही है, कभी रात के बाद वापस रात नहीं आई। कभी रात लंबी है, कभी छोटी है, कभी ज़्यादा खाना खा लिया तो वो गैस वाली रात है, कभी भूखे सोए हो तो बेचैन रात है। तो पता चल चुका है कि भाई ऊपर वाला ना, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला ना उठाता आपको भूखा है लेकिन सुलाता भूखा नहीं। तो ऊपर वाले पे यकीन जो है वो हेल्प करता है सिर्फ कि यार कहीं भी फंसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार मेरे बस का नहीं ना, कि तेरे बनाए हुए किसी के बस का है, तेरे ही बस का है, तू ही मेरे को यहाँ से निकाल। और जब वो शोहरत पे पहुँच जाते तब यही है कि मेरे बस का नहीं था ये, और ना ही तेरे बनाए हुए किसी के बस का था, ये तूने किया है। तो आई थिंक ये चीज़ मेरे साथ रहती है और आई थिंक ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। थोड़ा अच्छा चलिए। अस्सलाम वालेकुम मुनार भाई। वालेकुम अस्सलाम। हार्ट बीट फास्ट हो गई। हाँ, so cute। आप शाहरुख सर के बहुत बड़े फैन हैं। ऑफ कोर्स। तू भी है, दिख रहा है। मैं तो हूँ। इसकी स्माइल से दिख रहा है, देखो सब कंप्लीट डिंपल विंपल भी आ रहे हैं भाई। मैं तो हूँ लेकिन सरप्राइज फर्स्ट कॉपी। सही पहचाना है। कल रात को आपने डाला था, कल सब स्टोरी डाली थी आपने कल, तो सुबह मैं इंतजार कर रहा हूँ मैंने कब आएगा जो डालने वाले, सुबह जो भी आएगा। लेकिन सरप्राइज ये हो गया कि आपने जैसे ही डाला तो उसमें शाहरुख सर का गाना था, कभी हाँ कभी ना का, जो उसमें म्यूजिक बज रहा था। हम हो क्या? तो आप कितने इंस्पायर हैं शाहरुख सर से, और उसमें कितना, और फिर उसमें तो एक आप जब सीडी लेके आते हैं शाहरुख की, जो वो बताता था ना आप पे पहले कहाँ से आ गई, इसका गाना भी नहीं आया अभी ये तो तक। शाहरुख की पिक्चर है। शाहरुख की पिक्चर है, तो मैं देखना आप शाहरुख सर से कितने उसमें इंस्पायर हो कि आप कितना हो। देख एवरीवन नोज, मैंने जब लॉकअप में थे और मैं बैठा था और मैंने बोला था कि यार हमारी एक कॉन्वर्जेशन चल रही थी और मैंने कहा था कि यार मैं शाहरुख खान पे कभी जोक नहीं कर सकता। नहीं लाइक आई डोंट नो, बट मैं उस इंसान पे कभी जोक नहीं कर सकता। आई मीन जोक लिख भी नहीं पाऊंगा शाहरुख खान पे, राइट? तो हमेशा ऐसा लगा मेरे को कि यार शाहरुख खान ने जो पाया है, जो इज्जत कमाई है, वो इज्जत इंसान जब कमा ले ना तो वो धनी हो गया, मतलब ख़त्म। वो आई थिंक वो हर इंसान का गोल होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई मुझे इतना बड़ा डॉक्टर बनना है, कोई कहते हैं कि मुझे अफसर बनना है तो इतना बड़ा बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे
ये बेटर करना है सोसाइटी के लिए। तो आई थिंक हर इंसान अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और वो सोच ले कि भाई शाहरुख खान जितनी इज्जत कमानी है और उसके रास्ते पर 10% भी अगर कमा लिया तो वो उसका हो गया काम। और वो गाना जो है वो हमारा एक सीन है जिसमें वो गाना है, वो गाना वेब सीरीज के अंदर है दोस्तों, ठीक है। हाँ, बहुत खर्चा किया हमने। नो कॉपीराइट इश्यूज। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं अपना फ़ोन खोलूँगा ना और उसमें प्लेलिस्ट होगी ना तो प्लेलिस्ट में भी वो गाना ऊपर ही होगा। ये मैंने YouTube खोला है, YouTube पे कौन सा पहला गाना है? आकाश है। सरप्राइज हो गया तो मैं जब वो सीन था हम लोग का एडिट पे, तो मैंने डायरेक्टर को बोला था कि भाई ये वाले सीन पे ना कुछ आए ना, पता है कैसे चलना चाहिए, जैसे बैकग्राउंड में एक पुराना गाना बज रहा है टेप रिकॉर्डर में और ये काम कर रहा है और टाइटल के फॉन्ट्स ऐसे धीरे धीरे आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो, जितना मेरा दिमाग चलता है उतना मैं उनसे बात कर रहा हूँ और हम लोग बहुत सेम पेज पे थे। मेरा डायरेक्टर भी मेरी तरह जीनियस ही है। तो हमेशा सेम पेज पे होते थे। तो बोले हाँ ठीक है, मतलब समझ रहे हो, वो जैसे वो कुमार शानू का कोई गाना बज रहा है, हाँ वो शाहरुख खान वाला वैसा। तो ऑफ कोर्स अगर कुमार शानू और शाहरुख खान तुम नाम साथ में लो तो आपके पास बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे। एंड उसमें ये गाना है ए काश के हम, तो सुबह सरप्राइज कभी हाँ कभी ना फिल्म कभी का। हाँ कभी ना का। तो ये गाना हमें डालना ही था वहाँ पे और हमने इस गाने को लिया और वहाँ पे डाला है एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल गाने का। और जब मैं कहूँ कि मैं शाहरुख खान से कितना इंस्पायर्ड हूँ और मैं शाहरुख खान को कितना पसंद करता हूँ, वेब सीरीज़ का टाइटल ही ये गाने से शुरू हो रहा है। तो शुरुआत ही ये गाने से शुरुआत। आपका उनका सबसे ज्यादा फेवरेट डायलॉग कौन सा है? हाँ? आपका सबसे ज्यादा फेवरेट डायलॉग जो शाहरुख सर की आप मूवीज देखते हैं? बहुत सारे एक- लेकिन ये एक मैं बोल देता हूँ, अलग सिचुएशन होती है तो अलग बोलता कि डॉन के दुश्मन होगी एक ही बुरी बात है कि वो डॉन के दुश्मन है। कि वो डॉन के दुश्मन। लेकिन एक शाहरुख सर ने एक अवार्ड शो में बोला था, जब वो भी आपकी जर्नी में देखता हूँ आप कहाँ से कहाँ हैं, लेकिन वो एक अवार्ड शो में लेकिन ऐसे खड़े होकर बोलते हैं, कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते, मुझे देखो, करीब से देखो, तुम्हें चमत्कार नजर आएगा। तो वो क्या बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आप पे एक वो होता है कि आप कहाँ से कितना थैंक यू सो निकले। मच। और मैं सच बता रहा हूँ, आपको इतना सपोर्ट किया था वो टाइम पे जब मैं बिग बॉस के अंदर भी आया था, जब आप खड़े थे ना बीच में, रोस्ट हो रहा था। तो मैं एकदम आगे खड़ा था। हाँ वो जब एंड में जब आपकी जर्नी दिखाई थी, हाँ सबसे आगे खड़ा था मैं। ओके। मैं लगा पड़ा था, मैंने मुनावर भाई, मुनावर आई थिंक अभी वो पप्पी वापस दे दीजिए आप। तब आपने ऐसा हाथ भी मारा। क्या नाम लेकिन है आप तेरा? हाँ क्या नाम है तेरा? मेरा नियाज। नियाज भाई। ये होगा बात। मैंने अभी इंस्टा वो अभी तक वो फोटो पोस्ट करके रखा है इंस्टाग्राम पे। मैं ऐसा खड़ा हूँ, मैं वो मुनावर भाई इधर चिल्लाओ, मैं आगे लगा खड़ा हूँ, मुनावर भाई। थैंक यू सो दैट्स मच। सो स्वीट ब्रदर, दैट्स सो स्वीट। और जितनी भी आपने इज्जत दी और प्यार दिया है, प्लीज ऐसे बनाए रखना। मैं तो और लगा पड़ा हूँ, मुझे बस दुआ में याद इंस्पिरेशन रखना। है एक शाहरुख सर और दूसरे तो आप ही हो। अब ऐसा हो गया मेरे लिए, बस सीख रहा हूँ मैं। और भाई नियत साफ रख, बस नियत साफ। खाना खिला आसपास जो लोग हो सबको। मतलब ये चार लोग व्हेन यू आसपास कोई दिखे, आसपास कोई तरह का लगे भूखा इंसान, तो उसको खिला। और यहाँ पे मुझे ये एक दिख रहा है। मैं पलाश हूँ, पलाश हैदराबाद से भाई। आया, हैदराबाद से आया। क्या बात है। तो तुम एकदम रापची कर एकदम जहर दिख रहा है अभी तो। एक नंबर लग रहा है। एक नंबर लग रहा है। आपने मुनावर को ब्लश करवा दिया। हाँ, इससे और क्या चाहिए? आपने मुनावर भाई को क्या मेरे भाई ने तारीफ किया मेरी, एकदम जहर लग रहा है। अंगार डालते बोलते हैं। अंगार डाल रहे हैं। आपको पूछना है कि जो फर्स्ट कॉपी आपका है जो सीरीज है उसमें जो सलीम फेगू थे Yes. हमारे,
जो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वो मेरे जीजू प्ले कर रहे हैं अच्छा। सीरीज में। तो आपकी bonding कैसे उनके साथ, ही इज आपका टू कैसे गुड क्या भाई। है? मैं तो पहले दिन ही मिला उनको, बोला भाई मैं बहुत बड़ा अंग्रेज का फैन हूँ। हैदराबादी सिनेमा इट्स लाइक वेरी फनी। और हैदराबादी लोग, मैं हैदराबाद में इतना काम कर चुका हूँ और हैदराबाद इतना जाता हूँ, और मैं वहाँ पे समझो मैं ऑडियंस की तरह जाता हूँ अपने दोस्तों में। हैदराबाद में मेरे बहुत दोस्त हैं और मैं उनके बीच में ऑडियंस हूँ। मैं उनको बस देखता हूँ और हंसता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ और हंसता हूँ। वो लोग इतने फ़नी है कि मज़ा आ जाता है उनके साथ। पूरी रात चिल करता हूँ मैं। और हमारे भाई भी जब सेट पे आए, मैं उनसे मिला और मैं बोला भाई मुझे आप बहुत पसंद हो ये वो। एंड एक्चुअली जब वो सीन में होते थे मुझे वो सलीम फेंकू नज़र आता था। हाँ सही है। मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था भाई। एक सीन है जिसमें वो बोलते हैं राड़ा लफड़ा, वो सीन पे मैं उनसे झगड़ा कर रहा हूँ और मेरे से झगड़ा ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरी हंसी छूट जाएगी। उसमें एक डायलॉग है जिसमें मेरी बहन और मेरा जीजू है ना, तो मेरी बहन को मैं हटाता हूँ कि तू बीच में मत पड़, हमारे बीच का राड़ा है। तो बोलता है देखो राड़ा लफड़ा, कैसा लैंग्वेज है तेरा भाई का। तो उनका ये है, और वो उनकी डिलीवरी, और मैं जैसे ही वो बोले राड़ा मैं हंस दूं। मैं डायरेक्टर को बोल रहा हूँ, मैं अंदर आऊँ डायरेक्टर को बोलूँ, डायरेक्टर भी हंस रहा है। मैं बोला तुमको भी आ रही ना हंसी, मैं कैसा नहीं हंसूं। तो वो थोड़ी देर चला और फिर मैंने खुद को समेटा और बोला कि नहीं झगड़ा हो रहा है तेरा, हंसना नहीं है। तो क्योंकि मुझे उसमें वो सलीम फेंको ही दिख रहा है ना। आप किसी को देखते हो और पसंद करते हो तो आपको उसमें वही दिखता है। सलीम फेंको ना, हेलो फरा है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। हैदराबाद की डिश कौन सी तुम्हारी फेवरेट है? बिरयानी, नान कली, हलीम, कौन सा? मेरे कौन सा को प्लेस है या हाँ होटल या मैं जब भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पिस्ता हाउस में जाता हूँ, और उनकी एक ब्रांच है जो मुझे पता है जहाँ पे वो ओनर खुद आते हैं और मुझे बिरयानी खिलाते। और स्पेसिफिकली वो जब मैं बोल देता हूँ वो वहाँ पे आते हैं और उनको वो मुझे बिरयानी खिलाते हैं। एंड आई थिंक वो बेस्ट बिरयानी मैंने अभी तक खाई है। मैंने हर जगह बिरयानी खाई, आई एम बिग फैन बिरयानी का, और वो वाली बिरयानी मुझे आज भी याद है। मैंने लास्ट सितंबर अक्टूबर में खाई थी, वेरी टेस्टी। और मुझे वहाँ का ये हलीम भी बहुत पसंद है। हलीम, राइट। ये अभी एक क्वेश्चन राइट, अभी जनरेशन में ब्रेकअप्स बहुत चल रहे हैं। हाँ, तो उसमें आपकी एक शायरी चाहिए मुझे, तो जो न्यू है शायरी कुछ बोल सकेंगे आप? क्योंकि अभी जनरेशन में ब्रेकअप बहुत चालू है, लड़की लोग ज़्यादा डिप्रेस में लड़कियों से ज़्यादा। लड़के लोग ज़्यादा डिप्रेशन में ना। हाँ, हाँ, तो कोई शायरी नहीं। मैं बोलता हूँ तेरे को, 2 लाइन बोलता हूँ, ठीक है? हाँ, इरशाद। कि उसे देखते हैं बस अब दूर से कि दिल लगा रहता है। क्या बात है। कि उसे देखते हैं बस अब दूर से कि दिल लगा रहता है, अब फिर से कभी उसके दिल में नहीं देखेंगे क्योंकि भीड़ लगा रहता है। क्या बात है, एकदम। बिग बॉस के टाइम से लाइक एंड में जब आप जीतने वाले थे, वी नो कि आप ही जीतोगे, तो हाँ। तो फिर ऐसा पूरे हमारी फैमिली से इकट्ठे होकर आपका शो देख रहे थे। उनमें से एक ही थी जो चाह रही थी अभिषेक जीते, बाकी सब मुनव्वर। आप जीते, वहाँ पे हम लोग चिल्ला रहे मुनव्वर भाई जीत गए। सो उस टाइम पे आप सबके लिए शायरी लिखते हो, तो मैंने आपके लिए कुछ लिखा था। So sweet. तो अमेजिंग। वो आया था अंदर सैलाब बनकर, पहुंचा शायरियों का भंडार लेकर, इज्जत दुबाने आई थी एक शख्सियत उसकी, इज्जत कमा लिया डोंगरी का नाम आबाद करके, कौन कहता है मुनव्वर नहीं जीतेगा, वो तो पहले ही सबका दिल जीत चुका है अपनी खामोशियों से भी बयान करके। क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई मैं ये बोल रहा था, इन लोग 10 क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, बट एक ही पूछता हूँ छोटा सा, कि तुम हर अचीवमेंट के बाद सब्सक्रिप्शन ले लेना मेरा। हर अचीवमेंट के बाद तुम्हें ना डोंगरी जाते, जैसे लॉकअप जीतने के बाद गए थे, हाँ। बिग बॉस के बाद गए, हाँ। तो अभी फर्स्ट कॉपी का क्या सीन है? भाई फर्स्ट कॉपी का अचीवमेंट का इंतज़ार कर रहे, हम चाहते हैं कि लोगों को पसंद आए, पसंद आएगी वो तो। और अगर जाएंगे भी तो बता के नहीं जाएंगे क्योंकि भीड़ लगा रहता है।
हम लोग लॉकअप के टाइम पे हो या बिग बॉस के टाइम पे हो, वेरी अनप्लान्ड, विदाउट सोशल मीडिया को बताए बिना ही हमने वो किया था, इसीलिए हो पाया था। प्यार इतना है कि इस तरह अनाउंस करके कहीं जाएंगे, कहीं भीड़ जमा हो तो हम अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज देश में अगर देखें तो भीड़ के हिसाब से भी कुछ तकलीफ़ें आ रही है पेश। हम नहीं चाहते किसी भी तरह का कोई भी हादसा हो, है ना। तो ये एक सेफ्टी को नज़र में रखते हुए ऐसी कोई चीज़ करने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी इतने डैमेजेस हो चुके हैं 2025 में, हमें नहीं चाहिए कि कोई भी लापरवाही हो किसी भी तरीके से, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अगर करेंगे तो थोड़ा संभाल के करेंगे। और फरहान खान और अलीफ लैला का लेके क्या सीन है? क्या सीन? मतलब तुम मतलब एक्साइटेड हो या मासूम? हाँ, अच्छा गाना है। अरे यार, बट तूने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया है। फरहान मेरा भाई है और वो बस सबको पता है। वो तो अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम साहिल है। तू भाई है, इसका दोस्त है? दोस्त। हाँ पक्का। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है क्या भाई, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर के साथ आपका उठना बैठना है, तो एलविश यादव के साथ आपकी सोशल मीडिया पे दिखाता है क्या पब्लिक की कंट्रोवर्सी है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप ECL में मिलते हो तो अच्छे से आपका हग्स वगैरह होते रहता है, मिलना जुलना होता है, तो रियल लाइफ और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है? मतलब दोनों सेम ही है। ऑनलाइन मैंने कभी, हम लोग एक दूसरे से कभी लड़े नहीं, लेकिन ऑनलाइन भाई मोस्टली ऐसा दिखाते हैं। फैंस ना? हाँ, फैंस दिखाते। अब वो तो वही तो है कि आप, और फैसू भाई के मैं साथ हमेशा यही कहता हूँ कि आपको किसी का फ़ैन होने के लिए किसी का हेटर होने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। थोड़े दिन पहले मिकाइल ने मुझे बोला कि मुझे फुटबॉल टी-शर्ट चाहिए, एंड मैंने उसको पूछा कि कौन सी चाहिए, तो उसने बोला कि रोनाल्डो की। तो मैंने बोला मेसी की क्यों नहीं चाहिए? तो बोले नहीं, मुझे रोनाल्डो पसंद है। अब वो बहुत छोटा है ये चीज़ समझने के लिए। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैं तुझे 2 टी-शर्ट ला के दूँगा, एक रोनाल्डो की ला के दूँगा और एक मेसी की ला के दूँगा। बोले नहीं, मुझे मेसी नहीं पसंद, मैं रोनाल्डो फ़ैन हूँ। मैंने बोला नहीं, ये 2 टी-शर्ट लेके दूँगा तुझे, और मेसी को भी अभी मैं तुझे एक क्लिप दिखाता हूँ, उसको खेलता हुआ देख। मैंने उसको मेसी का एक क्लिप दिखाया एंड उसने बोला वाह, ठीक है, दोनों टी-शर्ट ला के। और भाई मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या आपका फैसू भाई के साथ कैसा बॉन्ड है? अच्छा है। ऑफ कैमरा भाई अच्छा है, वो तो भाई हम लोग भी जानते हैं, मतलब ऑफ कैमरा आपका मिलना जुलना, बाकी बॉन्ड वगैरह। मेरा नाम जाकिर है। मैं जो अभी फर्स्ट कॉपी आई उस पर सवाल करना चाहता हूँ। क्या बात है, चलो पॉइंट पे आए। और ट्रेलर में जैसे हमने देखा सीडी के ऊपर, मतलब थोड़ा ओल्ड टाइम जब सीडी चलती थी, हम भी 60-60 रुपया 100-100 रुपये वाला सीडी खरीदते थे, देखी भी है। तो आप जब ये शूट कर रहे थे तो वो टाइम आपको कैसा फील हो रहा था कि मतलब पुराने जैसे हमने खरीदे हैं? हम लोग छोटे थे, जूनागढ़ की बात है, भावेश करके था, पायरेटेड सीडियाँ बेचता था। बराबर। अब भावेश के पास सीडी आ जाए और लेने के लिए जावे, पता ही नहीं ना ये क्राइम है, नहीं करना चाहिए, इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। पायरेसी जब स्टार्ट हुई तब उतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब वो एक हद से ज़्यादा बार बढ़ी तब पता चला कि ये भाई ये क्राइम है और इसे रोकना चाहिए, राइट। तो वो जब स्टार्टिंग का पीरियड था, मैं बहुत छोटा था, तो भावेश के यहाँ पे पिक्चर है, वो रेवे, उसकी कैबिन थी छोटी। अब उसके यहाँ पे जावे कि यार पिक्चर है क्या, तो बोले नहीं है, मना कर दे। तो मैं बोलूँ इकबाल भाई का छोकरा हूँ, मतलब इकबाल भाई का लड़का हूँ मैं, तो डैड को पहचानते रहे, तो बोले ठीक है। वो गेट पे खड़े रहे सामने, तो मैंने बोला ये वो पनिशमेंट है क्या? तो मैं जाके खड़े हो जाता था और भावेश आता था, भावेश बोलता था चल अंदर। भावेश उसके कैबिन के पीछे ही उसका घर था, तो उसके घर पे जावे, कमरा खोले हुए, उसमें से ऐसे सीडी थैली, काली थैली खोले और उसमें से निकाले हुए मोहब्बतें। और वो 20 रुपया भाड़ा है एक रात का, कल आपको वापस दे देनी है। और वो सीडी मेरे को बताता कर यहाँ डाल के लेके आना है, इधर पैंट में, कि कोई देखे ना हाथ वाथ में। तो ये पैंट में ले जाके सीडी लेके मैं घर पे जाता था।
ये मेरी मेमोरीज है और यही है कि सुबह रिटर्न करने में मैं ही जाता था। तो लेकिन जब आप शूट कर रहे थे उस टाइम का हाँ कोई हाँ मैं इंसिडेंट? समझ गया, वो एरा सबके लिए सेम था, वो मुंबई वगैरह हर जगह पे सेम था। उसी तरह होता था कि पहले 100 रुपए की सीडी डीवीडी मिलती थी, फिर भाड़े पे शुरू हुई, फिर वो डीवीडी प्लेयर भाड़े पे मिलना शुरू हुआ, वो फिर सस्ता जब हो गया तो सब खरीदने लगे डीवीडी प्लेयर। सबके घर पे वो पतला वाला रहता था, वो जिसके घर पे मोटा है वो गरीब है और जितना पतला होते जाता था ना उतना अमीर आदमी भाई। तो आई थिंक वो देखा है अपनी आंखों से, और वही जब शो पे मैंने देखा तो देखा कि डायरेक्टर का रिसर्च बढ़िया है। अब एकदम लास्ट 2 सवाल मैं लूंगी, आपको पूछना था कुछ? हेलो भाई, मैं मिथिलेश। क्या नाम? मिथिलेश। मिथिलेश। आई एम अ केबल ऑपरेटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्रो तू फर्स्ट कॉपी जरूर देख, और स्पेशली तू सेकंड सीजन देख। सेकंड सीजन का एंड तेरा दिमाग फट जाएगा। मतलब मैंने टीजर भी आप भी देखा, ट्रेलर भी। हाँ। सो जितना आप बोल रहे हो ना सर, सब मैंने एक्सपीरियंस खुद ने किया। यस ये है फर्स्ट कॉपी भाई। फर्स्ट कॉपी जो लोग देखेंगे ना 30 साल वाले, वो बोलेंगे भाई ये तो मैं था उधर, ये जब हो रहा था। मतलब मैंने जैसे आपने बोला 100 की सीडी आती थी, मैंने खुद ने 60 रुपीज़ में रेंट पे ली है। हाँ। खुद ने एक्सपीरियंस सब देखा है वो सब। इतना की सीडी मेरे पास होती थी तो स्कूल में नाम होता था मेरा कि मेरे पास सीडी है। फर्स्ट कॉपी में एक कैरेक्टर है, एक लड़का जिसको पता चलता है कि सीडी में पायरेट करूंगा तो मेरी स्कूल में सब मेरे को पहचानेंगे। देयर इज अ कैरेक्टर हु इज प्लेइंग दैट किड, कि वो जो सीडी में पिक्चरें डाल के सब दोस्तों को बताता है कि देख मेरे पास सीडी है। यू आर दैट किड ब्रो। मतलब तू समझ गया कितना वेल रिसर्च है। और ये प्लांटेड नहीं है भाई, जो भी यूट्यूब में कमेंट में लिखेंगे ना प्लांटेड, मिथिलेश तेरा कार्ड दे दे। हाँ, यहाँ पे कुछ भी प्लांटेड नहीं है, वो पता भी नहीं था इनको सवाल क्या है। मतलब स्कूल में इतना नाम था कि मैंने सीडी मेरे प्रिंसिपल को भी दी है लाके, ऐसा था। और उसमें मतलब जो आपने बोला कि वीसीआर डीवीडी होते थे, तो डीवीडी के भी पहले हमारे एरिया में टीवी आज हर घर पे, वो टाइम था हर घर में टीवी नहीं होते थे, तो एरिया में ऑर्डर्स मिलते थे। मेरे डैड खुद वीसीआर लगाते थे, सीडी लगाते थे और प्रोजेक्टर पे पूरे एरिया को एक साथ पिक्चर दिखाते थे। ऐसा सो इट वाज लाइक कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो आपने ये फर्स्ट कॉपी बनाया, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आपने एग्जैक्टली उस सीडी वीसीआर के ऊपर आपने ये बनाया सर? ये जो हमारे डायरेक्टर है जिन्होंने लिखा है, हमारे जो डायरेक्टर है जिन्होंने लिखा है, उन्होंने ये सब जिया है। जो तू बोल रहा है ना वो जिया है। और ये जो लोग थे जो ये कर रहे थे, द पीपल बिहाइंड दिस पायरेसी, डायरेक्टर उनसे मिला है, मिल के उनसे जाना है कि क्या हो रहा था, तुमने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से किया। तो ये जो 5-6 लोग जो मेन कल्प्रिट थे, उनसे बातचीत करके उनसे इंफॉर्मेशन लेकर उन्होंने ये कहानी लिखी है। Fair enough. Thank you. I'm really sorry. Yes, उनको दो यार, उसका चेहरा देख के मना करने का मन करता है। Go ahead. यहाँ से मुझे लुक्स मिल रही है, but आप go ahead. वैसे औरतों की आदत, औरतों के ना बोलने की आदत तो होगी आपको। हे भगवान। बट भाई खड़े हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ, ऐसा राइट। यस बस एंगल बना लेंगे। मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष भाई हाय। हाँ थैंक यू सर। जैसे कि आपने बताया कि आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आपने ना झेला है, फ्रॉम छोटे से लेके बड़े तक में। इन्होंने बताया नहीं आपने भी बताया ना अभी जैसे। मतलब मैंने तो अब बताना ही था, मैं थोड़ी बोलता लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कॉपी। सो सबका एक तरीका होता है कि वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, ठीक है राइट। जैसे मेरा है, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो आपका ऐसा कौन सा तरीका है कि आप ट्रैवलिंग करते हो? मतलब ब्लॉगर हो? नहीं ब्लॉगर, कैमरा छोड़ के ट्रैवलिंग। कैमरा छोड़ के ट्रैवल करते हो? ये असली ट्रैवल है भाई। तुम ट्रैवल कर रहे हो, खुद को रिसर्च, वो लोग नहीं कर रहे एक तरह से। सो खुद को ना जानता हूँ, जैसे रिसर्च करता हूँ खुद के भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक तुम इंटरेस्टिंग हो मेरे से ज्यादा। हाँ बताओ। सो आपका कुछ ऐसा तरीका है या फिर मेथड है कि जैसे बहुत सारे लोग का अलग अलग तरीका रहता है, तो आपका क्या है वो तरीका? हील होने का? हील होने का या फिर मोटिवेट होना, सेल्फ मोटिवेट होना है सर? दुआ। प्रेइंग इज हीलिंग भाई। आप फेथ, आपका जो चीज में फेथ है, आप वो फेथ पे 100% दे दो, आप प्रे कर लो, यू विल फील बेटर। थैंक यू। थैंक यू। आपको बिना पूछे एक वादा कर दिया है, तो 3 प्यारी प्यारी लड़कियों से उन्होंने कहा था एक बार मुनावर के साथ डांस करना है। हाँ। तो वो तीनों लड़कियां यहाँ पे एक है, आइए दोनों आइए। एंड ऑफ कोर्स सारा ने वादा मैंने कहा किया था सारा के साथ आइए। बिल्कुल। और ट्रैक उनको
मदारी वाला नहीं चाहिए, थोड़ा रोमांटिक वाला चाहिए, तो हमने रेडी करके रखा हुआ है। First copy. Randomly. First copy. Randomly. And whenever you go and give it to the man, I'll hold it. Okay. Randomly देना unfair हो जाएगा ना, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा मुझसे रिलेटेड, Okay, let's go. है ना? चलो, मैं कौन से ईयर में मुंबई शिफ्ट हुआ था? Of course. Thank you so much. T-shirt के साथ एक hug free. Thank you so much. Yes. हाँ, we will do the photos. Come. मेरा सबसे पहला रैप सॉन्ग। हाँ? वो कैरी मिनाटी हो। And that was the Okay, last she wants to song. try. नहीं सर। नागपड़ा। I can give to नागपड़ा का राइटर। Okay. Come here. Not first but second. Okay. Whenever reveal it ना, the real answer तो. जवाब। अभी मैं ये इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँ जो इंटरव्यू में आया, वही राइट? मेरा नेटिव प्लेस। ये तो अच्छा। Okay, come. Okay. मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम? बुरा। Sam is not best friend. चलो, अबा कदर क्या चलाता था? अभी वो रैंडम पिक लेना। तू हैदराबाद से आया ना ले? और तुम बैंगलोर से आया? खड़े हो? मैं तेरे को देता लेकिन तेरे साइज का नहीं। Thank you so much, 1 hour. You most welcome. Thank you so much. आपने इतना एंटरटेन किया हम लोगों को और आप करते आए। आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा? खड़ी रहूंगी आपके साथ, इतना बढ़िया लगा। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था। Thank you so much. वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। आपकी जर्नी इंस्पायरिंग है, रहेगी, और आई एम श्योर वी ऑल चीयर फॉर यू। अब तो शुरुआत है ये, और भी आगे जाना है। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। प्रे फॉर मी ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। थैंक यू।